Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home. I hope that you have gone through all the previous current affairs lectures. Recently we have gone through multiple examinations via GPSC and other examinations, and we have seen that many of the questions are there in the examination from our covered topics. So I recommend you all to please go through the all the previous lectures. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना. अब देखिए क्या है ये सांसद आदर्श ग्राम योजना एंड वाई वी आर डिस्कसिंग दिस. तो बेसिकली जब नई गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनके लिए एक स्कीम लाई गई थी कि आपको अपने मनपसंद गांवों को गोद लेना है और पर्सनली उनका डेवलपमेंट करना है जो फंड आपको दिया जा रहा है. सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड इन राज्यसभा. अभी मॉनसून सेशन चल रहा था कुछ दिनों तक, लास्ट वीक ही उसको ख़त्म किया गया है. So recently the Union Minister of States for Rural Development has informed in Rajya Sabha about the various steps taken by the government for the implementation for Sansad Adarsh Gram Yojana. क्या है सांसद आदर्श ग्राम योजना? तो जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी पर इन 2014 ये स्कीम को लॉन्च किया गया था. अंडर द स्कीम members of parliament MPs are responsible for developing the socio-economic and physical infrastructure of 3 villages each by 2019 and a total of 8 villages each by 2024. ओके, सो ये टारगेट सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दिया गया था कि आपको अपने गांव में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. 3 गांवों का टारगेट रखा गया था बाय 2019 और 8 गांवों का टोटल टारगेट रखा गया था बाय 2024. द फर्स्ट आदर्श ग्राम वॉज टू बी डेवलप्ड बाय 2016 एंड 2 मोर बाय 2019. From 2019 to 2024, 5 more Adarsh Grams must be developed by each MP, one each year. The MPs should be free to identify a suitable Gram Panchayat for developing Adarsh Gram other than his or her own village or that of his her spouse. Okay, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने विलेज या अपने स्पाउस के विलेज को छोड़कर बाकी के जो गांव हैं उनको डेवलप किया जाना चाहिए. द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट आउट अ compilation of 127 central sector and centrally sponsored and 1806 state schemes for convergence under सांसद आदर्श ग्राम योजना. क्या है इसका प्रोसेस? तो पहले तो ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई किया जाएगा, द बेसिक यूनिट फॉर डेवलपमेंट. जब किसी गांव को डेवलप करना है तो आपको ग्राम पंचायत के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा. लोकसभा एमपी, सो चूज अ ग्राम पंचायत फ्रॉम विद इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी. राज्यसभा एमपी chooses a gram panchayat for the rural area of a district of his or her choice in the state from which he or she is elected. नॉमिनेटेड एमपी के लिए क्या होगा? तो चूजेज अ ग्राम पंचायत फ्रॉम द रूरल एरिया ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री. नॉमिनेटेड एमपी किसी भी गांव को डेवलप करने के लिए काम कर सकते हैं. द एमपीज एंगेज विद द कम्युनिटी, facilitate the village development plan and mobilize the necessary resources particularly from corporate social responsibility and philanthropies. तो किसी भी तरह से आप चैरिटी करवाइए, अलग अलग फिलेंट्रॉफी इवेंट रखिए, फंड रेज करके गाँव को मदद दिलवाइए. ये सारी तरीक़ों से इन मल्टीपल वेज MP शुड help the or MP should develop the village he has adopted. MPs also fill up the critical gaps in the plan using the member of parliament local area development scheme fund, जिसको हम MP LEDs बोलेंगे. ओके, तो हर साल सारे MPs को अपने एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए, लोकल डेवलपमेंट के लिए उनको कुछ फंड दिए जाएंगे, वो भी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूज़ कर सकते हैं. ओके, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या था? सो पर्सनल वैल्यूज़, क्लीनलीनेस, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना, बिहेवियरल चेंज लाना ताकि हम स्वच्छ भारत मिशन और एजुकेशन जैसे जो
सेक्टर से वहाँ पे ग्रो कर सके, लाइवलीहुड्स अच्छी होगी, स्किल्स को बढ़ाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, ताकि गाँवों को भी जो मेन फ्रेम ऑफ इकोनॉमी है उसमें ऐड किया जा सके, बेसिक अम्यूनिटीज़ और सर्विसेज को ग्रो करना। सोशल सेक्टर पे क्या होगा, वॉलंटरिज्म, सोशल वैल्यूज़, एथिक्स, सोशल जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस का जो आइडिया है वो गाँवों तक पहुँचाना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन और सोशल सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट है उनको गाँवों तक पहुँचाना और उनको ऑलरेडी जो बिल्ट स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना। तो ये सारी जो एस्पेक्ट्स है उनको सांसद आदर्श ग्राम योजना में वेरियस स्कीम्स के अंडर ऐड किया जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या था, सो इंक्रीज्ड लाइवलीहुड्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रिडक्शन इन डिस्ट्रेस माइग्रेशन। हमने देखा है कि क्योंकि गाँव में एग्रीकल्चर के अलावा और कोई ज़्यादा बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, गाँव से लोग कहाँ माइग्रेट करते हैं, सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं। सो नाउ गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि गाँव को माइग्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको वहीं पे लोकल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। फ्रीडम फ्रॉम बाउंडेड लेबर, चाइल्ड लेबर एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग, 100% registration of deaths and births, evaluation of alternate dispute resolution system acceptable to all sections of community, peace and harmony, demonstration effect on other ग्राम पंचायत। तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव स्कीम्स भी स्टार्ट किए गए हैं और उन बेस्ट परफॉर्मिंग गाँवों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स दिए जाएंगे, ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे, उनको नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा ताकि बाकी के गाँवों को भी ये इंस्पिरेशन मिले कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है और दैट इज़ ऑल्सो अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर अस और वो है पीएम किसान। So recently the Prime Minister released the 9th installment of financial benefit under प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको हम पीएम किसान स्कीम के नाम से जानते हैं। फर्दर द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इंटरेक्टेड विथ फार्मर बेनिफिशियरीज ड्यूरिंग द इवेंट। तो देखिए क्यों पीएम किसान का अभी भी सिग्निफिकेंस बना हुआ है, क्योंकि जब से पिछले साल से फार्म लॉज लाए गए हैं हमारे कंट्री में, पंजाब और हरियाणा के जो कुछ किसान यूनियन है, फार्मर यूनियन है, वो बड़ी ज़ोरों से गवर्नमेंट का अपोज कर रहे हैं। जो पूरा अभी मॉनसून सेशन हुआ, मॉनसून सेशन में भी एक भी दिन का काम ठीक से नहीं चलने दिया। क्यों? क्योंकि अपोजिशन ने काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा किया सदन में और उसकी वजह से जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए, रिजर्वेशन कोटा का जो ओबीसी रिलेटेड रिजर्वेशन कोटा का जो बिल पास हुआ, ओबीसी लिस्ट का जो ऑथराइजेशन था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया। सो ऐसे जो इम्पोर्टेंट बिल पास हुए वो विदाउट डिस्कशन इन्हीं हल्ले गुल्ले में पास कर दिए गए और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि अपोजिशन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए सदन में चर्चा चाहता था और वो बाकी कोई इशू पे काम नहीं करने देना चाहता था गवर्नमेंट को। सो फर्दर द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इंटरेक्टेड विद फार्मर बेनिफिशियरीज ड्यूरिंग द इवेंट। पीएम किसान क्या है? सो अंडर द स्कीम द सेंटर ट्रांसफर्स एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 per year in 3 equal installments directly into the bank accounts of all land holding farmers irrespective of the size of their land holdings। तो सारे ही किसानों को सालाना 6,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इट वॉज लॉन्च्ड इन February 2019। सो पीएम किसान या पीएम सम्मान जो पीएम सम्मान निधि की जो योजना है वो February 2019 में लॉन्च की गई थी। फंडिंग कौन करेगा? सो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें स्टेट का कोई शेयर नहीं है। हर राज्य के हर किसानों को जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स है उनको ये फंड दिया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो जो नोडल एजेंसी है या नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज कैसे होगा? सो द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज रेस्ट्स विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स। तो स्टेट अपना अपना लिस्ट गवर्नमेंट को भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बेस्ड ऑन दैट
state list, central government will provide the amount of 6,000 rupees per year to every farmer. ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके बेसिकली? सो टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स टू एंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्प एंड अप्रोप्रिएट यील्ड्स, एंड ताकि वो अच्छे से अपनी जो खेती के जो इक्विपमेंट्स है या जहाँ पे उसको फिनेंशियल गैप की वजह से वो अपनी फार्मिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाता था, उस फार्मिंग गैप को भरने के लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई थी, to protect them from falling in the clutches of money lenders for meeting such expenses and ensure their continuance in the farming activities. तो डेप्ट ट्रैप में ना फंसने देने के लिए किसानों को ये स्कीम लाई गई थी. क्या था प्राइम मिनिस्टर्स का जो एड्रेस था जब उन्होंने ये पैसा ट्रांसफ़र किया? तो इसी के साथ साथ जब किसानों को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया, उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने एक नई स्कीम लॉन्च की. और वो स्कीम कौन सी थी? दैट प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड अ नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम एज अ प्लेज फॉर अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल. ठीक है, तो एडिबल ऑयल के फील्ड में, एडिबल ऑयल के सेक्टर में, क्योंकि हम एज ऑफ नाउ हम सेल्फ रिलायंट नहीं है, इवन दो वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड ऑफ एडिबल ऑयल, still we need to import major part of our edible oil from various countries. So now government as a part of Atmanirbhar Bharat, government is trying कि ऑयल पाम मिशन को लॉन्च किया गया है. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ रीच्ड अमॉन्ग द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. बिगेस्ट एवर परचेज फ्रॉम फार्मर्स एट MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए एज ऑफ नाउ द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो बिगेस्ट एवर परचेज फ्रॉम फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस rupees 1,70,000 crore have reached directly into the accounts of rice farmers and about 85,000 crores to wheat farmers. Small farmers are now being given utmost priority in the agricultural policies of the country. और देखिए इसी वजह से जो बड़े ज़मींदार टाइप के जो फार्मर्स हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है फार्म लॉस से, क्योंकि उनकी जो ऑथराइजेशन है, उनका जो अथॉरिटेटिव जुरिडिक्शन है, पावर है, वो अब धीरे धीरे चला जाएगा. और गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास अब ये सारी ऑथराइजेशन दी जाए, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए. एंड दैट्स वाई particular some of the farmers are protesting against the government. Initiatives like food parks, Kisan Rails and Kisan Infrastructure Fund will help small farmers. So देखिए किसान रेल को इसी बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था. और किसान रेल क्या होगा कि क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट से देर आर पेरिशेबल गुड्स जो होता है वो बिगड़ जाता है और उसका नुकसान किसान को भुगतना पड़ता है. ऐसा ना हो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन को दुरुस्त करने के लिए किसान रेल चलाई जाएगी, ताकि जो पेरिशेबल गुड्स है उसको रेलवे के माध्यम से कम समय में अलग अलग डेस्टिनेशंस तक पहुंचाया जाए. These steps increase the small farmers' access to market and his bargaining power थ्रू फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस FPOs, जैसे APMCs हो गया, लोकल मंडियाँ हो गई, तो उसके थ्रू छोटे फार्मर्स अपने हिसाब से, अपने दाम पर, अपनी शर्तों पर अपने सामान को बेच पाएंगे. और पूरी देश का मार्केट ऐसे किसानों के लिए खोल दिया गया है. द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टच्ड अपॉन इनिशिएटिव्स लाइक मिशन हनी बी, जो कि रूरल एरियाज़ में काफ़ी पॉपुलर है और यूथ को यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. एंड मेकिंग सेफ्रॉन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन अ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड शॉप्स. तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने इन इनिशिएटिव्स के बारे में भी अपने एड्रेस में लोगों को बताया कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस एज वेल. और वहाँ के किसानों को, जम्मू कश्मीर के किसानों को डायरेक्टली सेफ्रॉन कल्टीवेशन से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जिसको हम पर्पल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. इंडियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स हैव अ बिग रोल इन डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ इंडिया इन 2047 व्हेन द कंट्री कंप्लीट्स 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, सो
क्योंकि हमारा देश इज़ अ फार्मिंग कंट्री और हमारा आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी है वो फार्मिंग के साथ जुड़ी हुई है। सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि जब इंडिया 100 साल अपने पूरे करेगा इंडिपेंडेंस के, तो फार्मर शुड हैव दैट काइंड ऑफ पावर कि वो अपनी इकोनॉमी में अपनी बात रख सके। वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा फार्मिंग एंड फार्मर्स। अदर इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं फार्मर के लिए, तो वो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विच इज़ रिलेटेड टू इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप्स एंड परंपरागत कृषि विकास योजना। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज इन सेवरल टॉपिक्स। सो आई रिकमेंड यू कि ये सारी जो स्कीम्स है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपकी नोट में ये लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने नया एक मिशन लॉन्च किया है और वो है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, और उसको नाम दिया गया है ऑयल पाम मिशन। सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू नेशनल इनिशिएटिव ऑन पाम ऑयल प्रोडक्शन टू हेल्प इंक्रीज फार्म इनकम्स। देखिए, गवर्नमेंट का 2014 से ही ये गोल था, जब से नई गवर्नमेंट आई थी, कि 2022 तक एवरी फार्मर इनकम शुड बी डबल्ड। हर फार्मर की इनकम डबल होनी चाहिए, और इसी इनिशिएटिव के और नज़दीक जाने के लिए, इसी इनिशिएटिव को बूस्ट देने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। द स्कीम कॉल्ड नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम फॉर सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹11,000 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 2025-26 तक इस मिशन को चलाया जाएगा और 11,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिससे जो एडिबल वेजिटेबल ऑयल है उसके प्रोडक्शन को हमारे यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। एज ऑफ नाउ वी आर इम्पोर्टिंग ऑलमोस्ट 55% ऑफ अवर वेजिटेबल ऑयल। ओके, सो उसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के और करीब जाने के लिए ये डिसीजन, ये मिशन लॉन्च किया गया है। सो हाईलाइट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस। सो द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड अ नेशनल एडिबल ऑयल पाम मिशन एज अ प्लेज फॉर अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। तो जब पीएम किसान को वाला जो कार्यक्रम हुआ उसी में ये मिशन को लॉन्च किया गया, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो ये सेम डिटेल्स हमने आगे डिस्कस कर ली है। स्पेसिफिकली पाम ऑयल मिशन का गोल क्या होगा? सो टू हार्नेस डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइजेस दैट आर डिक्टेटेड बाय एक्सपेंसिव पाम ऑयल इंपोर्ट्स, to raise the domestic production of palm oil by 3 times to 11 lakh metric ton by 25-26। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हमारा जो प्रोडक्शन है दैट इज नियर टू 4 lakh मेट्रिक टन्स, उसको 3 टाइम्स करना है। This will involve raising the area under oil palm cultivation to 10 lakh hectares by 2025-2026 and 16 lakh hectares by 2029-2030। तो बेसिकली क्योंकि वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट हमें कम करना है, तो उसका जो कल्टीवेशन है वो हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा इंडिया में। The special emphasis of the scheme will be in the India's northeastern states and the Andaman and Nicobar Islands due to the conducive weather conditions in the regions। तो क्योंकि वेजिटेबल ऑयल के लिए और पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए मतलब पाम सीड्स के लिए जो वेदर कंडीशन चाहिए, सूटेबल वेदर कंडीशन, वो इन स्टेट्स में मिलेगी, इन इंडियन पार्ट्स में मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा अंडर दिस मिशन। अंडर द स्कीम ऑयल पाम फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड financial assistance and will get remuneration under a price and viability formula। तो गवर्नमेंट सारी मदद करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट को अपना ओवरऑल जो इंपोर्ट है वो कम करना है। तो जब तक लोकल फार्मर्स को स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, एम्पावर नहीं किया जाएगा, ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा इस स्कीम का सिग्निफिकेंस? तो रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एंड हेल्प फार्मर्स कैश इन ऑन ह्यूज मार्केट। India is the largest consumer of vegetable oil in the world
of this palm oil imports are almost 55% of its total vegetable oil imports. तो हमारा जो टोटल अलग अलग कैटेगरी के जो वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स है, द मेजॉरिटी इज palm oil जो कि है 55% ऑलमोस्ट. राइज इन यील्ड्स, सो इंडिया प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द रफली 2.4 करोड़ टन्स ऑफ एडिबल ऑयल दैट इट कंज्यूम्स एन्युअली. तो देखिए यही एक रीज़न है कि हमें सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है. इट इम्पोर्ट्स द रेस्ट बाइंग पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया, सोया ऑयल फ्रॉम ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना एंड सनफ्लावर ऑयल एंड मेनली फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन. तो अलग अलग कैटेगरी के जो ऑयल है वो हम इन देशों से मेनली इंपोर्ट करते हैं. इन इंडिया 94.1% ऑफ इट्स पाम ऑयल यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स स्पेशली फॉर cooking purposes. This makes palm oil extremely critical to India's edible oil economy. तो सोचिए कि अगर जो चीज़ हम 94.1% मेनली जो कुकिंग में यूज़ होता है, अगर उसको हम अपने मार्केट में खुद से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दे तो दैट विल बी अ बूस्टिंग फैक्टर फॉर अस. इंडिया की इकोनॉमी को उससे बड़ा ज़्यादा बूस्ट मिलेगा. इंडिया इज़ नाउ ट्राइंग कि हम इंपोर्ट तो हमें कम करना ही है, बट हमें धीरे धीरे उसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सके. इस पोजीशन पे हमें पहुंचना है ताकि हम जो बायर की पोजीशन में थे, नाउ we want to move to seller's position in the field of edible oil economy. नेक्स्ट अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम, और वो है उज्ज्वला 2.0 जो कि सीधी सीधी रिलेटेड है एलपीजी सिलेंडर्स के साथ. ओके, पिछले सालों में आपने सुना होगा तो गिव इट अप सब्सिडी नाम की एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था. प्राइम मिनिस्टर ने जस्ट अपने मन की बात में ये बोला था कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी सब्सिडी को गिव अप करना, वो लोग प्लीज़ गिव अप कर दे. And crores of people have given up their subsidy so that government can help the actual poor families. Okay, तो बेसिकली क्या है ये, तो अभी भी गाँव में गैस पाइपलाइन पहुंची नहीं है, ऐसे गाँवों में गैस सिलेंडर भी नहीं पहुंचा है, और क्योंकि गैस सिलेंडर के प्राइसेस काफ़ी हाई है, उसकी वजह से many of the families जो BPL families है, below poverty line families, those families cannot afford to buy दी एलपीजी सिलेंडर. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसी महिलाओं के लिए जिनको जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाना पड़ता था, फिर खाना बनाना पड़ता था, उससे क्या होता था, जो धुआं होता था उससे उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी दिक्कत होता था, उनकी हेल्थ हजार्डस था ये चीज़. ठीक है, धुआं बार बार अगर इनहेल करना है तो, साथ में अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी वो सेम धुआं इनहेल करना पड़ता था. तो काफ़ी सारे मेजर हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे थे. उनको मदद करने के लिए उज्ज्वला 2.0 स्कीम लाई गई है, विच इज़ दी बेसिकली सेकेंड वर्जन ऑफ उज्ज्वला स्कीम. सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और उज्ज्वला 2.0 स्कीम. ही मेंशन्ड प्लान्स टू प्रमोट गोबर्धन टैपिंग काउ डंग फॉर एनर्जी ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10th of August. तो देखिए अब धीरे धीरे गोबर्धन को प्रमोट किया जाएगा कि कैसे गोबर्धन का इस्तेमाल करके बायोफ्यूल बनाया जा सके. उज्ज्वला इज पार्ट ऑफ द एम्बिशियस एजेंडा फॉर बिहेवियरल चेंज दैट विल हेल्प इंडिया ट्रांजिट टू अ $5 trillion इकोनॉमी बाय 2024. तो फेज़ 1 कब इसका लॉन्च किया गया? इसका फेज़ 1 लॉन्च किया गया था मई 2016 को, और इसका जो बेसिक एम था वो था कि एलपीजी सिलेंडर कनेक्शंस पुअर हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाए जाए. जो सेकेंड फेज़ है वो क्या एम करेगा? सो इट इज़ एम्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू द माइग्रेंट्स हु लिव इन अदर स्टेट्स एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सबमिट एड्रेस प्रूफ. तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है, क्योंकि वो दूसरे स्टेट में वैलिड एड्रेस प्रूफ लोकालिटी का सबमिट नहीं कर पाते, तो उनको गैस सिलेंडर नहीं मिलता और उनको महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ता है. तो इन दिस केस माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सेकेंड स्कीम में फ़ायदा लाया गया है. नाउ दे विल ओनली हैव टू गिव सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टू अवेल दी बेनिफिट. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे इसके? सो एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ. तो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से जो
फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके या केरोसिन से या केरोसिन स्टव का इस्तेमाल करके महिलाएं खाना पकाती थी या आज भी पकाती है गाँवों में, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। तो गवर्नमेंट वो चाहती थी कि महिलाओं को ये चीज़ सफ़र ना करनी पड़े। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल, तो ये मेजर टारगेट था। प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रन फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज्ड ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर खाना बनाने के काम में लगी रहती है, अगर कोई छोटा बच्चा है 9-10 साल तक का भी, उसको भी पूरा दिन ये इनहेल करना पड़ता है और उसकी वजह से उसको भी सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसे बच्चों को सफ़र करना पड़े। फीचर्स क्या रहेंगे? सो द स्कीम प्रोवाइड्स अ फिनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹1600 फॉर ईच LPG कनेक्शन टू BPL हाउस होल्ड। ओके, तो 1600 रुपये की धनराशि दी जाएगी, क्यों? खरीदने के लिए LPG सिलेंडर अवेल करने के लिए। अलॉन्ग विथ डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन, उज्ज्वला 2.0 और सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला विल प्रोवाइड द फर्स्ट रिफिल एंड अ हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी बेनिफिशियरीज। अब के जो बेनिफिशियरीज हो गए उनको फ्री में बर्नर भी दिया जाएगा। ओके, सिंगल बर्नर भी उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि उनको गैस भी खरीदने ना जाना पड़े। बेसिक टारगेट क्या रहेगा? सो अंडर उज्ज्वला फर्स्ट फेज ऑफ उज्ज्वला स्कीम द टारगेट वॉज टू प्रोवाइड LPG कनेक्शंस to 50 million women from the below poverty line households by March 2020. However, in August 2018, women from 7 other categories were brought under the purview of this scheme. कौन सी अलग अलग और महिलाओं को लाया गया? SC/ST महिलाओं को लाया गया, दोज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना उनको लाया गया, बेनिफिशियरीज ऑफ द अंत्योदय अन्न योजना को लाया गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, टी गार्डनर्स एंड आइलैंड्स। तो ये 7 अलग अलग कैटेगरीज की महिलाओं को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। अंडर उज्ज्वला 2.0 एन एडिशनल 10 million LPG कनेक्शंस विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज। Government has also fixed a target of providing piped gas to 21 lakh homes in 50 districts. तो आने वाले सालों में 50 ज़िलों में 21 लाख पाइप्ड गैस भी पहुंचाया जाएगा और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही है गवर्नमेंट की। और इन इलेक्शन ऑल्सो गवर्नमेंट को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। क्यों? क्योंकि इससे महिलाओं की जो समस्या थी वो रातों रात चेंज हो गई है। ओके, जिस महिला को पहले 10 किलोमीटर दूर जाके मेहनत करके लकड़े तोड़कर लाना पड़ता था सिर पे उठाकर और फिर वो पूरा धुआं इनहेल करना पड़ता था, उन महिलाओं को सीधा सीधा अब एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा दी गई है और उन महिलाओं ने गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतने में काफ़ी सपोर्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वो है अफ्रीका में एक नए वायरस का आउटब्रेक हुआ है जिसको नाम दिया गया है मारबर्ग वायरस। सो रिसेंटली वेस्ट अफ्रीकाज फर्स्ट केस of the extremely contagious and deadly Marburg virus was confirmed in Guyana. Its first case was first identified just 2 months after the country was declared free of Ebola. तो रिसेंटली गुयाना को इबोला फ्री डिक्लेयर किया गया था, अब वहाँ पे एक नया वायरस देखने को मिला है। बोथ द मार्बर्ग केस एंड दिस ईयर्स इबोला केसेस वर डिटेक्टेड इन गुयानाज गेगडेव डिस्ट्रिक्ट. The first cases of the 2014-2016 Ebola epidemic, the largest in history, also were from the same region in southeastern Guyana's फॉरेस्ट रीजन. तो देखिए क्योंकि वहाँ के लोगों की ईटिंग हैबिट्स जो है वो काफ़ी वाइल्ड है, उसकी वजह से अफ्रीका के इन मल्टीपल कंट्रीज़ इस तरह के वायरस आउटब्रेक्स होते रहते हैं और बेसिकली इन दिस रीजन. तो यहाँ के लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है दोज आर वाइल्ड एंड दैट्स वाई इस तरह के वायरस आउटब्रेक्स वहाँ पे होते रहते हैं. मार्बर्ग वायरस डिसीज इज़ अ हाईली वायरुलेंट डिसीज दैट कॉजेज हेमोरेजिक फीवर. इट इज़ कैरिड बाई बैट्स विथ अ फेटेलिटी रेशियो अप टू 88%. तो देखिए 88% इज़ जो है वो इसका
फेटेलिटी रेशियो है. इट इज़ इन द सेम फैमिली एज द वायरस दैट कॉजेज इबोला वायरस डिजीज. Two large outbreaks that occurred simultaneously in Marburg and Frankfurt in Germany and in Belgrade, Serbia in 1967 led to the initial recognition of the diseases. तो पहले ये जर्मनी और सर्बिया में भी ये जानलेवा वायरस फैल चुका है, तब से हमें ये पता चला कि इस तरीके का भी कोई वायरस है. The outbreak was associated with laboratory work using African green monkeys imported from Uganda. Subsequently, outbreaks and sporadic cases have been reported in Angola, Democratic Republic of Congo, Kenya, South Africa and Uganda, all African countries. There have been 12 major Marburg outbreaks since 1967, mostly in southern and eastern Africa. Human infection कैसे फैलेगा? So human infection with Marburg virus disease initially results from prolonged exposure to mines or caves इनहेबिटेड बाई रसेट्स बैट कॉलोनीज. तो जो बैट्स होते हैं उनकी जो कॉलोनीज होगी, अगर वहाँ पे कोई इंसान बार बार टच में जा रहा है तो ऐसे इंसान को इजीली इसका जो इन्फेक्शन है वो लग सकता है. बैट्स is a genus of a old world fruit bats or mega bats. They are sometimes referred to as dog faced fret bats or flying foxes. Locally अलग अलग country में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं. Transmission कैसे होगा? So once an individual is infected with the virus, Marburg can spread through human to human transmission via direct contact with the blood, secretions, organs or other bodily fluids or infected people and with surfaces and materials contaminated with these fluids. तो simply bedding या clothing अगर शेयर कर रहा है कोई दो इंसान तो भी ये वायरस इतना इन्फेक्शियस है कि वो इजीली स्प्रेड हो जाएगा. हेडेक, वॉमिटिंग ब्लड, मसल पेन्स, ब्लीडिंग थ्रू वेरियस ऑरिफिसेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं. Symptom become increasingly severe and can include jaundice, inflammation of the pancreas, severe weight loss, liver failure. तो इस तरीके से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं. मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन और मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी सीवियर कंडीशन तक भी कोई इंसान पहुंच सकता है अगर उसको प्रॉपर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में ना रखा जाए तो. डायग्नोसिस कैसे होगा? सो सिंस मेनी ऑफ द डिसीजेस सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ मलेरिया और टाइफॉइड फीवर, मेकिंग अ डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट. तो इनिशियल स्टेज पे वो मलेरिया या टाइफॉइड जैसा लगेगा, बट हो सकता है कि वो मार्बर्ग वायरस आपके शरीर को कंटेन कर लिया हो. हावेवर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR and enzyme linked immunoabsorbent assay testing can be used to confirm a case. ट्रीटमेंट कैसे होगी? सो ट्रीटमेंट इज नो, देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर मार्बर्ग हेमोरेजिक फीवर. सपोर्टिव हॉस्पिटल थेरापी शुड बी यूटिलाइज, मतलब डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए. और जो मलेरिया टाइफॉइड के जो मेडिसिन है वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन दिए जाते हैं पेशेंट को. सपोर्टिव हॉस्पिटल थेरापी इंक्लूड्स बैलेंसिंग द पेशेंट्स फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मेंटेनिंग ऑक्सीजन स्टेटस एंड ब्लड प्रेशर, रिप्लेसिंग लॉस्ट ब्लड एंड क्लोटिंग फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट फॉर एनी कॉम्प्लिकेटिंग इन्फेक्शंस. तो अंडर डॉक्टर सुपरविजन जब रखा जाएगा तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसको क्योर किया जा सके, अदरवाइज दिस इज़ अ डेडली वायरस. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटी और वो है 100 years ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो रिसेंटली मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के 100 साल पूरे हुए हैं. अब द टॉपिक इज़ वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि इन प्रेजेंट इंडिपेंडेंट इंडिया तमिलनाडु में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बट क्योंकि मद्रास प्रोविंस काफ़ी बड़ा प्रोविंस था और अलग प्रोविंस था बिफोर इंडिपेंडेंस, जो रिसेंट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो की गई थी 100 साल पहले इन 1921 और तब उसका नाम था मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है. रिसेंटली प्रेसिडेंट एड्रेस्ड द कमेमोरेशन ऑफ द 100th year ऑफ द तमिलनाडु असेंबली, recent Tamil Nadu Assembly which is formerly known as Madras Legislative Council in Chennai. क्या है हिस्ट्री? सो द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल was set up in 1921 under the Government of India Act 1919. The term of the council was a
was for a period of 3 years. It consisted of 132 members, out of which 34 were nominated by the governor and the rest were elected. It met for the first time on 9th of January 1921 and fought at Fort St. George, Madras. The council was inaugurated by the Duke of Connaught, a paternal uncle of the King of England, on the 12th of January 1921 on the request made by the Governor Wellington. So the second and third councils under this act were constituted after the general elections held in 1923 and 1926 respectively. The fourth legislative council met for the first time in November 1930 after the general elections held during the year, and its life was extended from time to time, and it lasted till the provincial autonomy under the Government of India Act 1935 came into operation. तो हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं. मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस उसके पहले से मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल काम कर रही थी, और फिर उसको कंटिन्यूएशन में क्या बोल दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेचर कैसे काम करता है? So the primary function of the state legislature like the union parliament is law making. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को चॉइस दी गई है, जैसे नेशनल लेवल पे आपको राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, दिस इज़ योर लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर. स्टेट लेवल पे स्टेट्स को ये चॉइस दी गई है कि या तो आप यूनिकैमरल सिस्टम अपना लो या बाईकैमरल सिस्टम अपना लो. जिन स्टेट्स ने यूनिकैमरल सिस्टम अपनाई है वहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी में लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर होंगे. जिन स्टेट्स ने बाईकैमरल सिस्टम अपनाई है वहाँ पे लोअर हाउस विल बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस विल बी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड देन देयर विल बी गवर्नर. So the primary function of the state legislature, like the union parliament, is law making. The state legislature is empowered to make laws on state list and concurrent list. Type of legislatures क्या है? So just as parliament has the two houses, the states can also have a legislative council in addition to the legislative assembly. This is not a compulsion. States can decide that. Therefore, there can be two types of legislatures, meaning unicameral and bicameral, on the basis of the number of houses to implement laws for the state. Unicameral होगा वहाँ पे सिर्फ स्टेट असेंबली होगी, बाईकैमरल होगा वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और उसके ऊपर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी. Now, who will decide that legislative council should be there or shouldn't be there? So, it should be decided by legislative council. Primary decision will be taken by state legislative assembly. लाने के लिए भी और रद्द करने के लिए भी, अबॉलिश करने के लिए भी स्टेट असेंबली पास करेगी वो बिल, देन गवर्नर विल अप्रूव इट, देन नेशनल लेजिस्लेचर विल अप्रूव इट, और जब फाइनल प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे उसके बाद किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाएगा या एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया जाएगा. प्रेजेंटली देर आर 6 स्टेट्स हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका है कि आंध्र प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल को हटाना चाहती है. इट इज़ पेंडिंग विथ लोकसभा एज ऑफ नाउ. तो ये है आपकी पॉलिटिकल सिस्टम एट स्टेट लेवल, जो कि हमने आगे डिसाइड किया. कैसे विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह से मेंबर्स को चुने जाएंगे? इट्स अ नो डायरेक्ट इलेक्शन. आप कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ विधान परिषद और राज्यसभा. दोज आर इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ओके, सो लेस देन 1/3 ऑफ विधानसभा मेंबर्स होंगे यहाँ पे. 1/3 जो होंगे वो लोकल बॉडीज से चुने जाएंगे, 1/3 बाय MLAs इलेक्ट करेंगे, 112 फ्रॉम टीचिंग एंड 112 फ्रॉम ग्रेजुएट्स लिए जाएंगे. मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. 6 साल का उनका टेन्योर होगा, विथ 1/3 रिटायरिंग एवरी 2 ईयर. ओके, हेड इज कॉल्ड चेयरमैन एंड इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स. तो उनके चेयरमैन को सेम एज राज्यसभा चेयरमैन बोला जाएगा, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी होगी इन विधान परिषद. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
that is Agalega Islands in Mauritius. So recently, Mauritius has denied a report that it has allowed India to build a military base on the remote island of Agalega. Earlier, it was reported by a news broadcaster that an airstrip and two jetties, two house and a Indian military base on Agalega Island is under construction. तो देखिए, here is the Mauritius. Now, why India is building a or India is trying to build a Indian base और military base in Mauritius because ये strategic location है और अगर यहाँ पे इंडिया का military base बनता है तो वो साउथ इंडियन ओशन में इंडियन ओशन में हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात होगी, हमारा जो स्ट्रेंथ होगा वो यहाँ पे बढ़ेगा. बैकग्राउंड क्या है? सो इन 2015 इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट विथ मॉरिशियस फॉर डेवलपमेंट ऑफ आगलेगा आइलैंड्स. इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप एंड अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्रूविंग सी एंड एयर कनेक्टिविटी, एनहांसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द Mauritian Defence Force in safeguarding their interest in the outer island. However, since then there have been growing reports over the Indian naval and coast guard's interest in setting up transponder systems and surveillance infrastructure, which had led to some local protest. ओके, तो वहाँ के लोग नहीं चाहते कि इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाए और उसकी वजह से लोकल प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे. आगलेगा प्रोजेक्ट क्या है? सो आगलेगा प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेट्टी, rebuilding and extension of the runway and building an airport terminal on Agalega Island. The project under this project, 87 million US dollar are funded by India. The project would add a new airport, port and logistic and communication facilities and potentially any other facilities related to the project, जो कि इंडिया मदद करेगा बिल्ड करने में. The Agalega Island is located in the southwestern Indian Ocean, 1122 km north of Mauritius. It has a total land area of 27 square miles, 70 square kilometer. काफ़ी छोटा आइलैंड है, स्टिल वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है एंड दैट्स वाई इंडिया इज टेकिंग दिस मच इंटरेस्ट. सिग्निफिकेंस क्या होगा? सो स्ट्रेंथन इंडियाज प्रेजेंस. सो इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज प्रेजेंस इन द साउथ वेस्ट Indian Ocean and facilitate its power launch aspirations in the region. India considers the new base necessary to facilitate both air and surface maritime patrols in the southwest Indian Ocean and as an intelligence post. तो क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करना है और धीरे धीरे जो अफ्रीका के कंट्रीज़ है वहाँ पे भी चाइना का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, तो चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया इज़ ट्राइंग टू मेक इट्स ओन प्रेजेंस. जियो इकोनॉमिक क्या फ़ायदा होगा? सो एज अ सेंट्रल जियोग्राफिक पॉइंट मॉरिशियस होल्ड्स importance for commerce and connectivity in Indian Ocean. As a member of the African Union, Indian Ocean Rim Association and the Indian Ocean Commission, Mauritius is a stepping stone for multiple geographies. As a founding member of the small island developing states, it has been seen as a significant नेबर. तो क्योंकि हमारे मॉरिशियस के साथ ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिलेशन है, वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन अवर बायलैटरल रिलेशन. फॉरेन ट्रेड में क्या प्रॉफिट होगा? सो 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% ऑफ ट्रेड बाय वैल्यू कम्स विया द इंडियन ओशन. Nearly 80% of India's crude oil requirement is imported by sea via Indian Ocean. So presence in the Indian Ocean is also significant. चाइना को काउंटरिंग करने का जो टॉपिक था वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, okay, which is a part of the One Belt One Road mission. So string of pearls which can prove to be a threat to our strategic interest, it became extremely necessary for us to have a presence in the larger Indian Ocean region, and that's why हमारा जो सागर विजन है और नेवी के साथ साथ मिलकर हम काफ़ी सारे आइलैंड कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, चलिए. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर विजन की जो मैंने अभी बात की. सो द प्रोजेक्ट कैन बी सीन एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू कंट्रीब्यूट टू इट्स नेबर्स डेवलपमेंट स्टोरीज अंडर सागर. और सागर का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. द प्रोजेक्ट कैन बी सीन एज अ वे टू इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स आइलैंड नेबर्स.
enhancing security infrastructure of Mauritius. So the project will enhance the capabilities of Mauritius security forces through upgradation in its infrastructure. ओके, सो इंडिया इज ट्राइंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स कि कैसे हम चाइना को काउंटर कर पाए और कैसे अपना कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग कर पाए. अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है? सो इन जुलाई 2021 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मॉरिशियस जॉइंटली इनॉग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन मॉरिशियस, जिसको बनाने के लिए इंडिया ने हेल्प किया था. In February 2021, the Union Cabinet approved signing the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (SECPA) between India and Mauritius, जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा. इंडिया एंड मॉरिशियस साइंड $100 million डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट. Mauritius would get a Dornier aircraft and an advanced light helicopter Dhruv on lease, which would build a maritime security capabilities. The two sides also discussed the Chagos archipelago dispute, which was an issue of sovereignty and sustainable development before the United Nations. In 2019, India voted at the UNGA in support of Mauritian position on the issue. India was one of the 116 countries that voted, demanding that UK end its colonial administration from the group of island. India delivered 1 lakh Covishield वैक्सीन टू मॉरिशियस अंडर इट्स वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव. तो इंडिया काफ़ी मॉरिशियस को हेल्प कर रहा है और हमारे जो रिलेशन है वो दिन ब दिन स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं. सो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर. आई होप एवरी वन ऑफ you have understood each and every topic. Please let me know in case of any doubt. Till then, stay home, stay safe. Thank you.